हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज हम लोग करने जा रहे हैं मार्केटिंग के पीवाईक्यूज को। क्या है, कैसे है, सारी बातों पे चर्चा करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 2022, 21, 20 और 19 के जितने भी क्वेश्चंस मार्केटिंग से रिलेटेड आए हो। अब देखो, मैं जब बात कर रहा हूँ मार्केटिंग की, तो इसके अंदर मैं सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट को भी लेकर चलूंगा, साथ ही साथ जो एक बेसिक मार्केटिंग मैनेजमेंट टॉपिक है उसको भी लेकर चलूंगा। अप्रॉक्स मेरे प्रॉपर एनालिसिस के बाद मैं अगर तुम्हें बताऊं तो ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चंस हर साल, 5 से 6 क्वेश्चंस मार्केटिंग जैसे टॉपिक से एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है इसे कवर अप करना। अगर तुमने अभी तक कवर अप नहीं किया है तो जाके फटाफट से इसे कवर अप कर लो। वैसे मैं कोशिश करूंगा जितने भी क्वेश्चंस आए सबके कंसेप्ट तुम्हें बताता चलूं, सो दैट तुम्हारे माइंड में क्वेश्चंस को लेकर क्लैरिटी आ जाए, साथ ही साथ जो भी कंसेप्ट तुमने अभी तक बनाए हैं वो तुम कंप्लीटली रिवाइज कर पाओ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 2022 का तुम्हारे आंखों के सामने आ चुका है। तो बेसिकली कोशिश करो कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका कोड यहाँ पे दे रखा है। तो मैं मान कर चलता हूं कि तुमने सारे प्रीवियस ईयर एक बार ऑलरेडी देख रखे होंगे, या फिर अभी तक जस्ट ओवरव्यू तुमने जरूर लिया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर इन्वॉल्व्ड अंडर द मार्केटिंग मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा क्वेश्चन मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो क्या किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बेसिकली फंक्शंस की बात हो रही है। तो ऑप्शंस है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग कोऑर्डिनेशन, मार्केटिंग कंट्रोलिंग, मार्केटिंग प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे टोटल 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब इन ऑप्शंस में ऐसा नहीं कि कोई एक ही ऑप्शन होगा। जो 5 है, या तो पांचों हो सकते हैं, या कोई एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं। तो ऑप्शंस तुम्हें यहाँ पे विजिबल है। तुम कोशिश करो इसे आंसर कर पाओ। मैंने खुद को इधर साइड कर दिया है जिससे तुम्हें चीजें विजिबल हो। क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि हमसे इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले क्या है, कलेक्शन ऑफ मार्केटिंग, फिर मार्केटिंग कोऑर्डिनेशन, मार्केटिंग कंट्रोलिंग, मार्केटिंग प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। तो कलेक्शन ऑफ मार्केटिंग से यहाँ पे मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मार्केटिंग के अंदर आता है। फिर उसके आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन भी आएगा कि सारे इंडस्ट्री के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबको कोऑर्डिनेट करके चलना होगा। ये चीजें तो आएंगी ही। ठीक है, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट है यहाँ पे मार्केटिंग कंट्रोल। आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया, आपको जो अल्टीमेट आपका गोल है उसको आपको अचीव करना है, लास्ट में जाके आप उसको कंट्रोल तो करोगे ही, ये भी आएगा। फिर प्लानिंग, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में ही प्लानिंग आ जाता है। और अल्टीमेटली लास्ट हमारा इसमें इवैल्यूएशन। क्या आपने कितना किया, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स आपके प्लान के अकॉर्डिंग खरे उतरे या नहीं उतरे, ये सब चीज इवैल्यूएशन के अंदर आ जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन फंक्शन के अंदर आता है? तो सारे ही ऑप्शंस फंक्शन के अंदर आते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ए बी सी डी ई, जो ये देख पा रहे हो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है, बेसिकली उसी का ये आंसर है, देख पा रहे होगे तुम यहाँ पे। ठीक, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 35 है, उसका सीरियल नंबर यहाँ पे दे रखा है। राइजिंग प्रमोशन कॉस्ट। क्या बोला है? प्रमोशन कॉस्ट का बढ़ना एंड श्रिंकिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट का कमना। क्या बोला गया? प्रॉफिट कम हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है। कौन सा कॉस्ट? प्रमोशन कॉस्ट। आर द रिजल्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किन कारण की वजह से, यहाँ पे जो तुम्हें टोटल 4 लिस्टेड यहाँ पे रीजंस दे रखे हैं, इन 4 कारणों में से कौन से कारण की वजह से हमारे प्रमोशन कॉस्ट बढ़ जाते हैं और हमारी प्रॉफिट कम होनी स्टार्ट हो जाती है? तो सबसे ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है ग्लोबलाइजेशन। क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपका प्रमोशन कॉस्ट बढ़ेगा और प्रॉफिट कम होगी? द आंसर इज नो। नेक्स्ट है डीरेगुलेशन, मतलब कंट्रोल को हटा देना। फिर उसके बाद है हाइटेंड कंपटीशन, और लास्ट है चेंजिंग टेक्नोलॉजी। हाइटेंड कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन का बढ़ना, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसी प्रोडक्ट से मिलते जुलते, या कह सकते हो सिमिलर टू दैट प्रोडक्ट, जो फर्म्स हैं जो वैसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं वो भी कंपटीशन में आ जाए, मतलब आपका कंपटीटर बढ़ जाना। या फिर चेंजिंग टेक्नोलॉजी। तो इन 4 कारण में से कौन से कारण हो सकते हैं? तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन सी होगा इसका। टेक्नोलॉजी भी कुछ एक्सटेंट तक रीजन हो सकती है, लेकिन मोस्ट सुटेबल यहाँ पे हाइटेंड कंपटीशन होगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने के कारण आपको ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करना होता है, और प्रमोशन करते हो तो भी आपकी प्रॉफिट उतनी आपके पास नहीं मिल पाती है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? देखो, कोई भी क्वेश्चन में अगर तुम्हारे डाउट्स होते हैं, हो सकता है मैं गलत आंसर भी बताऊं, लेकिन मैं अगर तुम्हें बताऊं तो यहाँ पे मैं प्रॉपर एनालिसिस करके आता हूं। जब मैं पीपीटी बनाता हूं तो हर एक चीजों को मैं 2 से 3 बार वेरीफाई करता हूं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर के आंसर्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि मैंने एनटीए का आंसर उठाऊंगा और डाल दूंगा। हाँ, बस लेटेस्ट क्वेश्चंस के आंसर अवेलेबल है, लेकिन पास्ट 3 ईयर के जैसे 19, 20 और 21 के आंसर्स तो अवेलेबल है नहीं। तो मुझे उसके खुद से आंसर्स चेक करने होते हैं, तो मैं 2-3 बार वेरीफाई करता हूं, तब तुम्हारे सामने आंसर लेकर आता हूं। तो मेरे एंड से आंसर्स रॉन्ग होने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि इस क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में यार बताया करो, ठीक है। चलो, तो हाइटेंड कंपटीशन क्या है? एज कंपटीशन इंक्रीज बिजनेसेस ऑफन इन्वेस्ट मोर इन द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग टू अट्रैक्ट कस्टमर। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाता है, अलग अलग जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो और भी ज्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अपने एडवर्टीजमेंट पे, ठीक है। अब कंपटीशन बढ़ते जा रही है तो आप एडवर्टीजमेंट में ज्यादा पैसे लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपकी प्रमोशन कॉस्ट भी बढ़ेगी। लेकिन इन्वायरमेंट जो हमारा वो कम्पिटिटिव है, बहुत सारे फर्म्स हैं वो भी प्रमोशन कॉस्ट इनकर कर रहे होंगे। तो जितने भी फर्म्स हैं, जाहिर सी बात है उन सारे फर्म्स के जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जितने भी फर्म्स हैं उनके बीच। अब अकेला तो तुम प्रॉफिट नहीं ना ले पाओगे, अलग अलग फर्म है, सारे फर्म्स को कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स मिल रहा होगा, तो फिर भी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है? हाइटेंड कंपटीशन की वजह से हो रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है, बेसिक क्वेश्चन है। मार्केटिंग एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि डायरेक्टली ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई करता है थ्रू द एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है? गुड्स के बदले एक्सचेंज करना। गुड्स ले रहे हो, उसके बदले आप पैसे दे रहे हो, तो दैट इज एक्सचेंज प्रोसेस। अब इस एक्सचेंज प्रोसेस में आपके वांट्स का सेटिस्फाई होना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या सेटिस्फाई होना? आपके वांट्स का सेटिस्फाई होना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसने दिया था, या कह सकते हो ये स्टेटमेंट किन्होंने कहा था? तो फिलिप कोटलर भाई साहब ने ये स्टेटमेंट बोला था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच लिस्ट है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 37। अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये सारे ही 2022 के हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान लेकर चलना कि ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हारे 2022 में पूछे गए हैं मार्केटिंग जैसे टॉपिक से। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे क्या बोला है यहाँ पे, ऑप्शन है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। अब तुम्हें इसको मैच करना है लिस्ट 2 वाले एलिमेंट से, तो एक एक करके मैं मैच करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात आ रही है यहाँ पे प्रोडक्ट की, तो सबसे पहले ढूंढो कौन सा सूट कर रहा है। प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या हो सकती है? वारंटी हो सकती है, क्रेडिट फैसिलिटी, पर्सनल सेलिंग, फैक्टर लोकेशन। यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊं तो यहाँ पे 4 पीस दे रखे हैं। अब 4 पीस में क्या आते हैं ये चीज तुम्हें पता होगी, मुझे जहां तक मालूम है प्रोडक्ट एक आ जाता है, प्लेस आ जाता है, प्रमोशन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? प्राइस, ठीक है। तो प्रोडक्ट किसी गुड्स के बारे में बात करता है। अब गुड्स पे हमें क्या मिलती है? वारंटी मिलती है, ये चीज तो तुम्हें पता होगी। प्लेस किसके बारे में बात करेगा? किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बात करता है। प्लेस किस चीज के बारे में बात करता है? लोकेशन के बारे में। एंड प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो प्रमोशनल सेलिंग जो है, सॉरी पर्सनल सेलिंग जो है, इसका एक इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है। और लास्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है कौन सा? प्राइस। तो इस मैच लिस्ट में सबसे मोस्ट सूटेबल तुम्हें कौन सा दिख रहा है प्राइस से? तो क्रेडिट फैसिलिटी। तो जो इसका ऑप्शन कह सकते हो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। तो ये जो है इसके राइट आंसर्स हो जाएंगे। आई होप तुम इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होगे यहाँ पे क्या बोला गया है। प्रोडक्ट का वारंटी, प्राइस का क्रेडिट फैसिलिटी, प्रमोशन पर्सनल सेलिंग एंड प्लेस फैक्ट्री लोकेशन। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल कौन सा है? ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है यहाँ तक चीजें? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या बोला गया? एडवर्टाइजिंग डज नॉट अपीयर टू बी इम्पोर्टेंट इन। देखो ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले बताऊं तो ये क्वेश्चन ड्रॉप माना गया है। सारे स्टूडेंट्स को 2022 में इस पे 4 मार्क्स मुफ्त के मिले, चाहे उन्होंने गलत किया हो या फिर सही किया हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में एनटीए की तरफ से एरर है। अब क्या एरर है? अगर तुमने अच्छे से पढ़ रखा होगा एडवर्टाइजिंग के बारे में या फिर तुमने पीवाईक्यूज करे होंगे तो तुम्हें ये चीजें मालूम होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे क्या बोला है? एडवर्टाइजिंग डज नॉट अपीयर टू बी इंपॉर्टेंट इन। एडवर्टाइजिंग जो है किस, इन यहाँ पे जो 4 ऑप्शन तुम्हें देखने को मिल रहे हैं इनमें से किस ऑप्शन में जरूरी नहीं है, किसके लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है? ब्रांड इमेज, हाईलाइटिंग स्पेसिफिक फीचर, इंफॉर्मेशन या ऑल ऑफ दिस।
क्या इन 3 ऑप्शन में से या 4 ऑप्शन में से एडवर्टाइजिंग किसी में इंपॉर्टेंट नहीं है? तो एरर जो है वो यहां पे है। मैं अगर तुम्हें दिखाऊं, एडवर्टाइजिंग डज नॉट अपीयर टू बी, यहाँ पे डज नॉट की जगह डज अपीयर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? क्वेश्चन ये, एडवर्टाइजिंग डज अपीयर टू बी इन इंपॉर्टेंट इन। तो एडवर्टाइजिंग ब्रांड इमेज में भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपके ब्रांड का इमेज बनाना है तो एडवर्टाइजिंग वहां भी जरूरी है। अगर किसी स्पेसिफिक फीचर को हाईलाइट करना है तो भी आप वो एडवर्टाइजिंग के माध्यम से कर सकते हो, ये चीज तो आपको पता होगी। ठीक। तीसरा, अगर आपको किसी व्यक्ति को इन्फॉर्म करना हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन आपको सर्कुलेट करना हो तो वो आप किसके थ्रू कर सकते हो? एडवर्टाइजिंग के थ्रू कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन आ जाता है ऑल ऑफ देम। तो इन तीनों ऑप्शन में एडवर्टाइजिंग तीनों ही ऑप्शन में इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन गलत था, ऐसे क्वेश्चन बनना होता तो ये बनता एडवर्टाइजिंग डज अपीयर टू बी इंपॉर्टेंट इन, डज नॉट वर्ड नहीं आता। लेकिन एनटीए की तरफ से यहाँ पे एरर था, तो इस क्वेश्चन पे सभी को 4 मार्क्स मुफ्त के मिले थे। ठीक है, चलो 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कस्टमर्स बाय फ्रॉम स्टोर्स एंड फर्म्स दैट ऑफर द हाईएस्ट। एक कस्टमर उस पर्टिकुलर स्टोर या उस पर्टिकुलर फर्म से गुड्स खरीदेगा जो उसे हाईएस्ट क्या देगी? सोचकर, खुद सोचकर देखो, हाईएस्ट की बात हो रही है। हाईएस्ट क्या प्राइस होगा? द आंसर इज नो। अगर आपको वो ज्यादा दाम में आपको चीजें प्रोवाइड करेगी तो आप पहले ही उसे इग्नोर कर दोगे। हाईएस्ट कंपनी इमेज सूट नहीं करता है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये कंपनी का इमेज क्या है मुझे वो मैटर नहीं करता है। मैं गुड्स वहां से खरीदूंगा जहां पे मुझे हाईएस्ट वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। मतलब जो हमारी मनी है, जो चीज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे इस चीज को खरीद के सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, मैंने जो पैसे लगाए वो वर्थ हुआ है। तो कंपनी इमेज नहीं होगा। लेवल वैल्यू फॉर मनी ज्यादा यहाँ पे होना इंपॉर्टेंट है, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू और लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखो अब 2 चीजें हो सकती हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे वैल्यू फॉर मनी और कुछ वैल्यू कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। तो तुम कोई भी लगा सकते हो, लेकिन एनटीए के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी होना चाहिए। और सी भी सूटेबल है और बी भी सूटेबल है। कस्टमर परसीव्ड वैल्यू का क्या मतलब है कि तुमने जितना एक्सपेक्ट किया था, तुम्हें जो वैल्यू चाहिए थी उस प्रोडक्ट से, तुम्हें वो मिल गया। ठीक है। और वैल्यू फॉर द मनी के बारे में यहाँ पे अगर मैं बात करूं, वैल्यू फॉर द मनी की, तो तुमने जितना पैसा लगाया तुमको ये लग रहा है कि हाँ, उस पैसे का मेरा वर्थ है। समझ पा रहे हो दोनों के बीच में डिफरेंस? कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, तुमने जो माइंड में वैल्यू सेट किया था, तुम्हें वो वैल्यू उस प्रोडक्ट से मिल रही है, तो तुम प्रोडक्ट्स उस पर्टिकुलर स्टोर और फर्म से परचेज कर लोगे। वैल्यू फॉर मनी कि तुमने जितने पैसे लगाए तुमको उसका लगा कि हाँ, अब मुझे तो इसका वर्थ मिल गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा। बी भी हो सकता है लेकिन मोस्ट सुटेबल सी होगा। मैंने पीछे गलती से बी बोल दिया, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सॉरी फॉर दैट एरर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रमोशन मिक्स जो है ये एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है प्रमोशनल टूल्स का जो कि कंपनी इस्तेमाल करती है टू डैश विथ इट्स ऑडियंस। प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन मिक्स क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि कंपनीज इस्तेमाल करती हैं अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए। अब चीजों को तुम प्रमोट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। आप अपने कस्टमर्स को तक चीजों को कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। समझ पा रहे हो ना? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। द प्रमोशन मिक्स, जिसको कि हम लोग मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स भी बोलते हैं, refers to the elements or tools that organization uses to communicate with their target audience and promote their products or services। समझ गए इस चीज को? क्लियर है? चलो देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज, इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। जितने भी मैं पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ अभी फिलहाल, प्रीवियस ईयर सीरीज के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज के, आप उसे जाकर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। चैनल का नाम है एग्जाम टाइम। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे देख लो क्या बोला गया। अब हम लोग एंटर कर चुके हैं 2021 में। इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, हम लोग इससे पहले 2022 में थे, तो अब हम लोग आ चुके हैं 2021 के क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ AIDA मॉडल। AIDA मॉडल क्या होता है? अगर आपने मार्केटिंग पढ़ रखा है तो आपको मालूम होगा, अदरवाइज आपको ये चीजें नहीं लग रही होंगी कि व्हाट इज AIDA मॉडल। अगर मैं बात करूं AIDA मॉडल की, तो यहाँ पे आप प्रॉपर, मैंने यहाँ पे चार्ट्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू समझा रखा है। A here stands for attention, I stands for interest, and D stands for desire, and A stands for action।
ये मॉडल क्या बोलता है कि कैसे एक जो मार्केटर है या कह सकते हो कंपनी है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाती है। ठीक है, तो एआईडीए मॉडल की अगर हम लोग बात करें तो हियर ए स्टैंड्स फॉर अटेंशन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप किस कैटेगरी के कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो। सबसे पहले उनको अवेयर करवाओ आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। जो भी प्रोडक्ट्स आप सप्लाई कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उस प्रोडक्ट के बारे में आप उनको अवेयर करवाओ। दूसरी चीज, आप उनके अंदर इंटरेस्ट जगाओ उस प्रोडक्ट को लेकर। आई हियर स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। फिर डी आता है डिजायर। डी का क्या कहना है, एक स्ट्रॉन्ग वांट क्रिएट करो उनके अंदर, एक कह सकते हो फेवरेबल डिस्पोजिशन क्रिएट करो ब्रांड को लेकर कि हाँ अब मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। उनके अंदर वो इच्छा लाओ, वांट लाओ। और लास्ट आता है एक्शन। द कंज्यूमर फॉर्म्स अ परचेज इंटेंशन, शॉप्स अराउंड, एंगेज इन अ ट्रायल एंड मेक अ परचेज। अब इतना करने के बाद कस्टमर क्या करेगा, एक्शन लेगा। आपने अटेंशन सबसे पहले उनका ग्रैब किया, फिर उनके अंदर इंटरेस्ट जगाया, अब उनके अंदर वांट आ गई, स्ट्रॉन्ग वांट आ गई, स्ट्रॉन्ग नीड आ गई। अब वो फाइनली क्या खरीदेंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्ट को जाके परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो एआईडीए मॉडल में अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से कौन सा एआईडीए मॉडल का पार्ट नहीं है? तो अटेंशन आता है, डिजायर आता है, एक्शन आता है, इंटीग्रेशन नहीं आता। इंटीग्रेशन की जगह इंटरेस्ट आता है। ठीक है, इस चार्ट को यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर है ये चीज? चले आगे, यहां भी दे सकते हो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है एन एड कॉपी। एड कॉपी क्या होता है, एडवर्टाइजिंग कॉपी, विच इन्फॉर्म्स द टारगेट ग्रुप द फैक्ट कि जो हमारा मैन्युफैक्चर है उसने एक इनफ इतना अच्छा हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रखा है कि जो भी गुड्स है हमें वो सही मिलेंगे। ठीक है, ये कौन सा एडवर्टीजमेंट कॉपी हमें बताता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंस्टीट्यूशनल कॉपी। अगर इस पे हम लोग चर्चा करें तो इंस्टीट्यूशनल कॉपी क्या होता है, एक एड कॉपी होता है जो कि इन्फॉर्म करता है टारगेट ग्रुप को कि मैन्युफैक्चरर इज एस्टैब्लिश्ड इनफ टू गिव देम राइट गुड्स, सही गुड्स हमें मिल पाए। एक्सपोजिटरी कॉपी की अगर बात करें तो ये प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में एक्सप्लेन करता है। स्ट्रेट सेलिंग कॉपी की अगर बात की जाए तो इसमें डायरेक्टली कस्टमर को क्या किया जाता है, परस्यू किया जाता है कि आप प्रोडक्ट को खरीदो। स्पेशल बेनिफिट्स एंड फीचर्स को हाईलाइट किया जाता है, प्रोडक्ट के स्पेशल बेनिफिट्स हो गए, फीचर्स हो गए, उसको हाईलाइट करना। और अल्टीमेटली लास्ट जो हमारा इसमें एडुकेशनल कॉपी, ये कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे हमारी प्रोडक्ट काम करती है। कस्टमर को एडुकेट करने के लिए ये एडवर्टीजमेंट कॉपी चलाई जाती है। प्रोडक्ट एंड सर्विस के बेनिफिट्स के बारे में इसमें बात की जाती है। तो ये टोटल 4 प्रकार के एड कॉपी होते हैं। अगर तुमने ये नहीं पढ़ा है तो तुम इसे पढ़ लेना, तुम्हारे प्रीवियस ईयर 2022 में, सॉरी 2021 में इससे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उसका आंसर क्लियर हो गया ना, इंस्टीट्यूशनल कॉपी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 62 है यहाँ पे 2021 का ही। डैश इमर्ज व्हेन पीपल डिसाइड टू सेटिस्फाई एंड वांट थ्रू एक्सचेंज। एक्सचेंज प्रोसेस की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, पूछा जा रहा है मार्केटिंग इमर्ज, सेल इमर्ज, परचेज इमर्ज या अकाउंटिंग इमर्ज। जब लोग जो है वो सेटिस्फाई करते हैं वांट्स को थ्रू एक्सचेंज, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है सेल्स के वक्त, क्योंकि सेल्स में एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, मतलब गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है। तो राइट आंसर इज सेल्स। सेल्स इमर्ज व्हेन पीपल डिसाइड टू सेटिस्फाई वांट थ्रू एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 है यहाँ पे। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है मार्केटिंग को लेकर, कौन सा गलत है मार्केटिंग को लेकर? पहला है इट क्रिएट्स गुडविल एंड पॉजिटिव ब्रांड इमेज। दूसरा है इट इज द कम्युनिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर इन ऑर्डर टू सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो अभी तक तो मुझे इन दो ऑप्शंस में कुछ भी रॉन्ग देखने को नहीं मिला है, तो मैं मानकर चलता हूं ये दोनों ही सही हैं। सॉरी, ये वाले, ये दोनों सही हैं। तीसरा, इट डील्स विथ आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग ओनली द ह्यूमन नीड्स। और आखिरी है इट एम्स एट कन्वर्जेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड कस्टमर नीड्स। तो चौथा भी मुझे सही लग रहा है। डाउट है मुझे इस ऑप्शन में, 3 में, कि ये सिर्फ ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करता, और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको भी ये अचीव करता चलता है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। अब देखो बात करते हैं 2021 में क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया था। देखो पीवाईक्यूज में देखने जाओगे ना तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो कि तुम्हें लगेगा कि तुमने पढ़ा ही नहीं है। यहां पे देख पा रहे हो, यहां पे तुमसे पूछा जा रहा है एक एप्रोप्रिएट सीक्वेंस बताओ प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल स्टेज का। पीएलसी तुमने पढ़ा है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज तुमने पढ़ा है ना। अब उसी लाइफ साइकिल स्टेज में प्राइस कैसे ग्रो करता है, इस पे बात की गई है।
प्राइस का क्या ग्रोथ रहता है, क्या सीक्वेंस रहता है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट है टारगेट प्राइस, पेनिट्रेशन प्राइस, वैल्यू बेस्ड प्राइस, लिमिट प्राइस एंड नीश प्राइस। देखो मैं इसको समझाने से पहले तुम्हें दिखाता हूं, वैसे आंसर देख लो, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। सबसे पहले देखो ये हमारा पीएलसी। सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है, इट मींस इंट्रोडक्शन स्टेज बोलते हैं, जब प्रोडक्ट को मार्केट में एंट्री करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेल्स को रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट किया गया। इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ स्टेज आता है, फिर मैच्योरिटी स्टेज और फिर डिक्लाइन स्टेज आती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टारगेट प्राइसिंग की, ये कब कंपनी सेट करती है, जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेकर वैल्यूज माइंड में स्टैब्लिश करना स्टार्ट करता है, इट मींस डेवलपमेंट या फिर इंट्रोडक्शन के स्टेज पे। दूसरा मैं बात करूं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन क्या होता है, जब कंपनी लो प्राइस रखती है, जब मार्केट में वो एंटर करती है शुरुआती दौर में, तो वो प्रोडक्ट के प्राइस को काफी कम रखती है, क्योंकि उन्हें मार्केट का जो रेंज है, मार्केट जो है उनको कैप्चर करना होता है, मार्केट शेयर गेन करना होता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ क्या किया कि आपको कस्टमर के माइंड में वैल्यूज क्रिएट करने हैं, तो इंट्रोडक्शन स्टेज। फिर पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ये भी इंट्रोडक्शन प्लस ग्रोथ स्टेज दोनों में ही आ जाता है, शुरुआती दौर में आपको प्राइस कम रखना होगा। फिर तीसरा आ जाता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। अब यहाँ पे आप जो भी प्राइस रख रहे हो, कस्टमर को ये लगे कि हाँ मैं अगर प्राइस पे कर रहा हूं तो मुझे उसकी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये किस में आ जाता है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में। तो यहाँ पे कस्टमर को वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो ये आपका आ जाता है कह सकते हो इंट्रोडक्शन प्लस ग्रोथ, बेसिकली ग्रोथ स्टेज में आता है ये, ग्रोथ प्लस मैच्योरिटी स्टेज में, मैच्योरिटी स्टेज, ओवरऑल ग्रोथ प्लस मैच्योरिटी स्टेज। चौथा आता है लिमिट प्राइसिंग। ये क्या कहता है, कंपनी यहाँ पे क्या करती है, लो प्राइस सेट कर लेती है, जिससे कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, जो नए नए फर्म्स मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, उनको रोका जा सके, उन पे बैरियर लगाया जा सके कि अब यहाँ पे जो ऑलरेडी पहले से फर्म है वो बहुत कम प्राइस रख रही है, तो वो आने से खुद डरेंगे। और पांचवा आता है नीश प्राइसिंग। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, हाई प्राइस सेट करती है अपने प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट का जिनका कि यूनिक होता है और जिनके कुछ फ्यू कंपिटिटर्स होते हैं। तो ये जो सीक्वेंस तुम देख पा रहे हो ये वाला, यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 1। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। व्हाइल अ पुअर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वुड इफेक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपनीज मार्केटिंग मिक्स, द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद पुअर सिस्टम। क्या बोला गया है, अगर आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन खराब है, क्या बोला यहाँ पे, आपका अगर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पुअर है, खराब है, तो उस सिस्टम में जितने भी मार्केटिंग मिक्स के पीस हैं, चाहे वो प्राइस हो, प्रमोशन हो या फिर प्लेस हो, ठीक है, उन सबको ये इफेक्ट करेगा। तो इनमें से कौन सा प्रॉब्लम पुअर सिस्टम से एसोसिएटेड है, पुअर सिस्टम से लिंक्ड है? पहला है कैन यूजुअली बी सॉल्व बाय इन्वेस्टिंग मोर मनी। सबसे पहली बात तो यहाँ पे प्रॉब्लम के बारे में पूछा है, आपसे सॉल्यूशन नहीं पूछा है, तो ऑप्शन 1 तो होगा नहीं। दूसरा, आर यूजुअली कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। क्या बोल रहा है कि ये पुअर सिस्टम क्यों होता है, रीजन पूछ बता रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ जाता है। कैन हैव ए निगेटिव इंपैक्ट ऑन कस्टमर सर्विस सेटिस्फैक्शन। तो यहां पे मुझे एक प्रॉब्लम दिख रहा है, सबसे पहला प्रॉब्लम, ये तो सॉल्यूशन था, ये तो रीजन था, ये प्रॉब्लम है। आर यूजुअली एट्रीब्यूटेड टू प्रॉब्लम्स विद ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो ये तो अलग कंसेप्ट आ जाता है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर होगा कि अगर आपका पुअर जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये पुअर रहता है, तो इससे क्या दिक्कत हो सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके कस्टमर पे, उनके सेटिस्फैक्शन पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। समझ पा रहे हो इस चीज को, क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखना, यहाँ पे 2021 का ही है। एन एक्टिविटी या फिर एक मटेरियल दैट ऑफर्स एडेड वैल्यू और इंसेंटिव्स टू सेलर, सॉरी टू रीसेलर्स और सेल्स पर्सन और कंज्यूमर्स। वैसी एक्टिविटी का नाम बताओ जो कि इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है रीसेलर्स को, कस्टमर्स को और सेल्स पर्सन को। ऑप्शंस है, क्या ऐसा चीज एडवर्टीजमेंट में कुछ भी है? द आंसर इज नो। पर्सनल सेलिंग में है? नहीं है। पब्लिसिटी में नहीं है। सेल्स प्रमोशन में क्या है? यहां पे देखना जरा, मैंने लिखा था सेल्स प्रमोशन encompasses various marketing activities and materials designed to provide extra values or incentives to encourage sales और create excitement around the product or service। ये जनरली रिटेलर्स को मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते हैं, होलसेलर्स को मिलते हैं और कंज्यूमर्स को मिलते हैं। जैसे कि डिस्काउंट दे देना, ठीक है, रिबेट्स दे देना, कूपन्स दे देना, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करना
और कंटेस्ट बीच बीच में करवाते रहना। तो ये क्या है, बेसिकली दीज आर द इंसेंटिव्स विच आर प्रोवाइडेड टू द रीसेलर्स, रीसेलर्स के अंदर सेलर्स भी आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आ जाएंगे, होलसेलर्स भी आ जाएंगे, एंड द अल्टीमेट कस्टमर, सो दैट उन्हें लगे कि हमें कंपनी कुछ प्रोवाइड कर रही है तो हमें प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए। तो ये चीज किसमें पॉसिबल हो पाता है, सेल्स प्रमोशन में हो पाता है। अब एंट्री करते हैं 2020 के क्वेश्चंस में। यहां पे आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग क्या होता है, सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं। इट इज अ मार्केटिंग अप्रोच दैट कंसीडर्स द एंटायर मार्केटिंग प्रोसेस। इट मींस ये पूरे मार्केटिंग प्रोसेस को लेकर चलता है, ओवरऑल मार्केटिंग प्रोसेस के बारे में इसमें बात होती है। इसके अंदर जितने भी पीस होते हैं मार्केटिंग के, चाहे वो प्रोडक्ट हो, प्राइस हो, प्लेस हो, प्रमोशन हो, सबकी बात होती है, एज वेल एज कस्टमर्स के जो भी नीड्स होते हैं, वांट्स होते हैं, जो चीज उन्हें चाहिए होते हैं प्रोडक्ट से, इन सबको लेकर चला जाता है। तो कुछ कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं, मैं अगर तुम्हें दिखाऊं, पहला आता है रिलेशनशिप मार्केटिंग इसके अंदर, दूसरा है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, तीसरा इंटरनल मार्केटिंग, चौथा सोसाइटल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो टोटल 5 कंपोनेंट्स इस होलिस्टिक मार्केटिंग के होते हैं जो कि तुम्हें याद रखने चाहिए। तो इनमें से क्या पूछा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर कंपोनेंट। तो कस्टमर परसेप्शन जो है ये एक मेजर कंपोनेंट नहीं होता है होलिस्टिक मार्केटिंग का। जैसे कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, रिलेशन मार्केटिंग जो होता है ये कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने में मदद करता है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या बोलता है, मार्केटिंग मिक्स के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो, उसको कोऑर्डिनेट करके चलना। सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग क्या बोलता है, involves taking into account the social and environmental impact of marketing decisions। सोसाइटी में रह रहे हो तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चीजें करनी होंगी। लेकिन जब बात आती है कस्टमर परसेप्शन की, तो ये एक मेजर कंपोनेंट नहीं है होलिस्टिक मार्केटिंग का। ये हमें मदद करता है कस्टमर के वैल्यूज को समझने में, कस्टमर्स के माइंडसेट को समझने में, ना कि होलिस्टिक मार्केटिंग को समझने में। ठीक है, तो होलिस्टिक मार्केटिंग के टोटल ये 5 कंपोनेंट्स है, इसको एक बार लर्न कर लेना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर सेगमेंटेशन। कंज्यूमर सेगमेंटेशन कह लो, मार्केट सेगमेंटेशन कह लो, दोनों ही चीजें सेम है। सबसे पहले मैं तुम्हें कंसेप्ट समझाता हूं मार्केट सेगमेंटेशन की। तो मार्केट सेगमेंटेशन में टोटल कितने बेसिस हैं, टोटल 4 बेसिस हैं। पहला है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, जिसमें मार्केट को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, क्लाइमेट, मार्केट डेंसिटी, मार्केट साइज। क्लियर। दूसरा आता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसमें एज एंड लाइफस्टाइल, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, सोशल क्लास, फैमिली साइज, एजुकेशनल लेवल एंड रिलीजन, ये चीजें आती हैं। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की बात करूं तो इसमें लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, वैल्यूज क्या है, बिलीव्स क्या है, ये चीजें आ जाएंगी। एंड लास्ट है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, मतलब आप यहाँ पे किसी ओकेजन पे किस तरह से बिहेव करते हो, क्या बेनिफिट्स आप देखते हो, यूजर स्टेटस क्या है, लॉयल्टी स्टेटस क्या है प्रोडक्ट को लेकर, और एटीट्यूड क्या है। तो टोटल 4 बेसिस पे मार्केट को डिवाइड किया जाता है। तो यहां इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 ब्रॉड ग्रुप्स, इनमें से कौन सा 3 ब्रॉड ग्रुप होगा जो कि कंज्यूमर सेगमेंटेशन के अंदर आता है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं, पहला है बिहेवियरल, दूसरा साइकोलॉजिकल, तीसरा है प्रोफाइल। प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो प्रोफाइल सेगमेंटेशन जो होता है वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन को हम लोग बोलते हैं, ये चीज याद रखना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे रखा है, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसको एक बार रीड कर लेना जब ये पीडीएफ मैं तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूं, या फिर चाहो तो तुम अभी भी स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हो। ठीक है, समझ गए इस चीज को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2020 का, दिस फॉर्म ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशंस टू वाज वंस फॉर्मली रिफर्ड टू एज अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, एडवर्टाइजिंग जो होता है वो इनमें से एक नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जहां पे यहाँ जो भी स्पॉन्सर्स होते हैं वो अमाउंट पे करते हैं और वो उनके प्रोडक्ट्स के बारे में या उनकी चीजों के बारे में मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाता है। तो ये एक नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो चाहो तो तुम इसे रीड कर सकते हो। क्लियर चीजें। चलो, these are the events when groups of sellers meet collectively with the key purpose of attracting buyer। ये एक इवेंट है जहां पे बायर्स मिलते हैं, सॉरी सेलर्स मिलते हैं एक दूसरे से, और इनका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है कि हमारे जो बायर्स हैं उनको हमें क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। तो एग्जीबिशन में ये चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आफ्टर कंडक्टिंग द बिजनेस एनालिसिस फॉर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, तुमने एक प्रोडक्ट को डेवलप करना है, तुमने उसके लिए बिजनेस एनालिसिस करा। अब कंपनी इसके बाद क्या करेगी, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देगी। तुमने एनालिसिस कर लिया क्या क्या चीजें कैसी हैं, ये चीजें लगने वाली हैं, इतने कॉस्ट इन्वॉल्व होंगे, इतने रिस्क इन्वॉल्व होंगे, तुमने प्रॉपर एनालिसिस कर लिया। अब क्या करोगे, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना स्टार्ट करोगे और उसे टेस्ट करना स्टार्ट करोगे।
तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा यहाँ पे। समझ गए इस चीज को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 84। एन ऑर्गेनाइजेशन विथ ओरिएंटेशन एज्यूम दैट कस्टमर विल रेजिस्ट परचेजिंग प्रोडक्ट्स नॉट डीम्ड एसेंशियल। द जॉब ऑफ मार्केटर इज ओवरकम दिस रेजिस्टेंस थ्रू पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। क्या बोला है? एन ऑर्गेनाइजेशन विद द ओरिएंटेशन कि कस्टमर विल रेजिस्ट परचेजिंग प्रोडक्ट नॉट डीम्ड एसेंशियल, तो जिसका राइट आंसर होगा वो सेल्स हो जाएगा। मतलब क्या बोला है? कस्टमर रेजिस्ट परचेज करने से, प्रोडक्ट को खरीदने से रेजिस्ट करेंगे। तो मार्केटर का जो यहाँ पे जॉब होगा क्या होगा? टू ओवरकम दिस रेसिस्टेंस, उस रेसिस्टेंस को खत्म करना थ्रू पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तुमने कंसेप्ट पढ़ा होगा, प्रोडक्शन कंसेप्ट, जहां पे मास प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाता था। सेल्स कंसेप्ट, वहां पे क्या बोला जाता था? हमें प्रोडक्ट को बेचना है, चाहे कुछ भी हम कर ले, चाहे कितने भी एडवर्टीजमेंट के टूल्स लगाए, जो करना है करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। तो ये किस में बात होती थी? सेल्स कंसेप्ट में होती थी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो मार्केटर है, ये जो कस्टमर रेसिस्ट कर रहे हैं कि मुझे परचेज नहीं करना, इस चीज को वो कैसे हटाएंगे? थ्रू वेरियस सेल्स प्रमोशनल टूल्स, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, प्रमोशनल मिक्स, इन सब का इस्तेमाल करते हुए उस रेजिस्टेंस को खत्म करेंगे। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 86 आता है बीसीजी मैट्रिक्स से, जो कि तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन क्वेश्चंस पूछे गए। ये जनरली यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं समझा दे रहा हूं तुम्हें। बीसीजी मैट्रिक्स, सबसे पहले बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बीसीजी मैट्रिक्स इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या बोला गया है? बिजनेस जिसका की हाई ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट क्या है? बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जो मार्केट शेयर है वो कमजोर है। मतलब ग्रोथ रेट हाई है, ग्रोथ रेट हाई है और मार्केट शेयर क्या है? लो है। इनमें से कौन सा कंडीशन होगा? क्या वो कैश काउ होगा, कैट होगा, क्वेश्चन मार्क होगा या स्टार होगा? सबसे पहले समझो बीसीजी मैट्रिक्स में। बीसीजी मैट्रिक्स में तुम देख पा रहे हो, एक है स्टार, एक है क्वेश्चन मार्क, एक है कैश काउ एंड एक है डॉग। ठीक है, तो हाई ग्रोथ रेट हाई शेयर किस में होता है? स्टार में। सितारों की तरह जब आप उभरते हो, दैट इज हाई ग्रोथ रेट भी है और आपके पास शेयर्स भी हाई है। क्वेश्चन मार्क क्या कहता है? आपके पास ग्रोथ तो आपकी अच्छी है लेकिन मार्केट शेयर्स आपके अच्छे नहीं है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। कैश काउ क्या बोलता है? कि आपकी ग्रोथ जो है वो काफी कम है, लेकिन आपने जो शेयर्स ले रखे हैं, आपके जो मार्केट शेयर्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। और लास्ट आता है यहाँ पे डॉग्स। डॉग्स क्या बोलेगा? ग्रोथ रेट भी कम है और शेयर्स भी तुम्हारे कम है। तो ये डॉग्स के कंडीशंस में आ जाता है। उसी चीजों को मैंने यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन कर रखा है, स्टार, क्वेश्चन मार्क, पेट्स, कैश काउ। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है यहाँ पे कि ग्रोथ रेट ज्यादा है, मार्केट शेयर कम है। तो ये चीजें कहाँ पॉसिबल हो पाती है? क्वेश्चन मार्क में, जहां पे ग्रोथ रेट हाई होती है, मार्केट शेयर कम होती है। समझ गए इस चीज को? क्लियर है? चलो, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और भी यहाँ पे मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। जिन बच्चों ने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, दोबारा से इसको पढ़ लेना। दोबारा से क्या, पहली बार ही जाकर पढ़ लेना, बेनिफिशियल होगा। और देखो, अभी जितनी तुम क्वेश्चंस कर सकते हो अलग अलग सोर्सेस से, यूट्यूब से कर लो। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, नेट जेआरएफ के कुछ क्वेश्चंस देख लो, या फिर तुम सिंपली सर्च करो एमसीक्यूज और मार्केटिंग मैनेजमेंट गूगल पे या फिर यूट्यूब पे। क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस करने, पीवाईक्यू सारे डट जाओ, प्लस डीयू के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुआ करते थे उनमें से जो भी तुम्हारे टॉपिक सीयूईटी में उसको भी करके जाना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। 2019 में एंटर कर चुके हैं। द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग एन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम शुड बी। अब तुम्हें एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम डेवलप करना है। कोई भी चीजें तुम्हें करनी होती है, सबसे पहले क्या करते हो? उद्देश्य सेट करते हो कि तुम्हारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। एडवर्टाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है हमारा, ये हम जानेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्या बोला गया? ऐश्वर्या राय बच्चन जो कि लॉरियल ब्रांड को प्रमोट करती है, ठीक है, तो ये चीज किस में आएगा? रेशनल अपील, सेक्स अपील, ब्यूटी अपील एंड इमोशनल अपील। तो ये ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ब्यूटी अपील होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्केट ओरिएंटेड फर्म्स फोकस ऑन। अब मार्केट ओरिएंटेड है, कस्टमर को देखते हुए चलेंगे, उनके वैल्यूज को देखते हुए, उनके क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स है, उसको यहाँ पे देखते हुए चलना है। तो राइट आंसर क्या होगा? कस्टमर, क्योंकि ये मार्केट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट और ब्रांड। दिस होगा यहाँ पे, नॉट दी होगा। दिस आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट और ब्रांड। अगर किसी प्रोडक्ट को समझना है, ब्रांड को जानना है, पहचानना है, तो कैसे पहचानोगे? उसके लेवल से। सारी इंफॉर्मेशन उसके लेवल्स पे दी गई होती है। अगर हाँ यहाँ पे ब्रांड लोगो होता तो समझ में आता।
वैसे सिंबल्स भी लेवल्स में आ जाते हैं, ये चीज याद रखना। तो लेवल्स के थ्रू ही हम चीजों को समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे तुम्हारे प्रीवियस ईयर के, वो सारे मैंने करवा दिए। 2019 में वैसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहे थे, कुछ इतना भी टफ नहीं था। मैं मानकर चलता हूं तुम्हारे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे तुमने अच्छे से करे होंगे, या फिर तुमने नहीं भी किए होंगे तो तुम्हें चीजें मालूम होगी। एक आध दो कंसेप्ट यहाँ पे नए हैं जो कि हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो मार्केटिंग के पीवाईक्यूज को हमने यहाँ पे कर लिया। तो अगर मैं अभी तक बताऊं तो सबसे पहले मैंने तुम्हें इंश्योरेंस का करवाया, फिर तुम्हें मैंने मनी एंड बैंकिंग का करवा दिया, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें मार्केटिंग का करवा दिया, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग के तीनों टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, मार्केटिंग के दो टॉपिक्स जो है हमने इसको कर लिए। नेक्स्ट मैं कवर करूंगा इकोनॉमिक्स को, ठीक है। किसको कवर करूंगा? इकोनॉमिक्स को, जिसके अंदर मैं माइक्रो के जो भी क्वेश्चंस होंगे पास्ट ईयर में जितने भी आए मैं उसको करवा दूंगा, ठीक है। सो चैनल पे बने रहना। अब जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम टाइम ऐप में जाकर स्टोर में उन्हें ये देखने को मिल जाएगा। वैसे ये टेस्ट सीरीज आपके लिए नहीं है, ये जनरल टेस्ट वाला, ये बीकॉम वाले बच्चों के लिए था, तो आप इसे मत ज्वाइन करना। वैसे आप में देखने को भी नहीं मिलेगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी करना है तो आप स्टोर में जाना, वहां पे आपको एमकॉम एंट्रेंस का टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट होंगे उससे रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल और ये रही हमारी वेबसाइट। और ऐप को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो? गूगल प्ले स्टोर से। एक चीज बता दूं, मैंने एक फुल लेंथ मॉक तुम लोगों के लिए डाल रखा है। जितने भी बच्चे एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं वो जाकर उस मॉक टेस्ट को दे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट एनी चार्ज। तुम जाकर उस टेस्ट को एंजॉय कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, सो दैट उन्हें भी पैटर्न तो उन्होंने देख रखा होगा लेकिन अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस वहां पे उन्हें देखने को मिल जाएंगे। अगर तुम्हें डिटेल प्रैक्टिस के लिए जाने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो तुम टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो जहां पे तुम्हें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही अलग अलग लेवल्स के देखने को मिल जाएंगे। सो एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।